नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 भी सबसे यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के नजदीक विरार में विजय वल्लभ नाम के कोरोना अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में वहां इलाज करवा रहे 13 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 5 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो थोड़ी ही देर में अस्पताल के कई हिस्सों में फैल गई और इस घटना के बाद इलाज करवा रहे कई मरीजों को आनन फानन में एक दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहीं इस हादसे में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नासिक के बाद विरार में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में 13 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं आप अभी वो रुग्णालय के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे माले पे यहाँ पे जो आईसीयू था वहाँ पे आग लगी, करीबन 3 बजे आग लगी थी। और यहाँ पे जो अभी पुलिस तैनात है, वसई विरार महानगर पालिका के दमकल विभाग ने अंत में यहाँ पे आके ये जो आग था उसके ऊपर काबू पाया है। अभी यहाँ पे 13 जन की मौत हो गई है। बाकी लोगों को और जो बाजू के जो ये रुग्णालय है उसको उन्होंने भेज दिया गया है। अभी इसका जिम्मेदार कौन है, इसके तलाश अभी पुलिस कर रही है। विजय देसाई, न्यूज़ 18 इंडिया, विरार। नगरपालिकेने आणि ऑडिट करून हे सगळं बघितलं पाहिजे। एवढे पैसे घेतात सुविधा 75 बेडेड हॉस्पिटल आहे, लोक ऍडमिट होते, 85 ते 95 ऍडमिट आहे, त्यांच्यावर जर हे आहे हा तर त्यांनी सुविधा असल्या पाहिजेत ना। 8 दिवस म्हणजे ऍडमिट आहे, 5 वेळा लिफ्ट बंद पडली। लिफ्ट बंद पडल्यामुळे माझ्या आईचा HRCT झाला नाही। मग अशी सगळी जर सुविधा तुम्ही देऊ शकत नव्हतात, तुम्ही पैसे पूर्ण घेत होतात ना, पैसे पूर्ण घेत होतात। और इस पूरी खबर पर आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, 13 मरीजों की जान चली गई, अभी की अपडेट क्या है? जी, इस पूरे मामले में अभी जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो है वो अस्पताल के प्रशासन से जुड़े हुई पूरी जानकारी जो है वो पुलिस विभाग से और साथ ही साथ जो विरार महानगर पालिका है उनसे ली है। और सबसे अहम बात यह कि पूरी आग कैसे लगी इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो 6 मरीज थे, जो अन्य 6 मरीज थे जो आईसीयू से निकाले जा सके, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में जो है वो भर्ती करा दिया गया है, जबकि 13 मरीज जो की मौत हुई है उनसे जुड़ी हुई जानकारियों को खंगाला जा रहा है। आग लगने की वजहों को खंगाला जा रहा है, जिसमें शुरुआती तौर में पुलिस का कहना है कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ था आईसीयू में उसकी वजह से शायद आग लगी है, लेकिन ये बहुत प्रीलिमिनरी लेवल पर है। ऐसे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और आग की वजहों को खंगाला जा रहा है। बिल्कुल, और इस पूरी घटना के चश्मदीद का क्या कहना है, आइए वो आपको सुनाते हैं। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस नहीं पाए। फिर भी हम लोग नीचे झुक के अंदर घुसे तो देखा तो 8 से 10 बॉडी अंदर मरी हुई पाई हम लोगों ने। और हॉस्पिटल का खुद का फायर का कुछ भी शो नहीं था। यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख रुपए बिल करते, 2-2, 3-3 लाख रुपए बिल करते हॉस्पिटल का, और यहाँ पे खुद का उनका फायर का कुछ यही नहीं किया है। आशीष, हम चश्मदीद को सुन रहे थे, उनका कहना है कि वहां पर आग लगी लेकिन फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। और अगर बात करें पिछले कई दिनों की, तो महाराष्ट्र में अलग अलग अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं होती ही रही हैं, जहां पर आग लगी और कई मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। तो पिछली गलतियों से सबक लेने की बजाय इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, कम होने की वजह क्या है, इसके पीछे वजह? जी, विजय वल्लभ हॉस्पिटल जो है वो 4 मंजिला एक इमारत है, जिसमें अलग अलग जो है फ्लोर पे अलग अलग मरीजों को रखा गया है। आईसीयू का जो हिस्सा था, उस आईसीयू के हिस्से में कहीं न कहीं फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए लैब साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और शुरुआती उसमें यही साफ बात उभर कर सामने आई है कि जब आग लगी इस दौरान जो मौजूद पेशेंट थे, जो आईसीयू में पेशेंट थे, वो पूरी तरह से पहली बार जिस तरह से वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन पे थे, वो कहीं ना कहीं भागने की स्थिति में नहीं थे, बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थे। और अस्पताल में उस वक्त
जो वार्ड था, वार्ड के अंदर केवल कुछ ही नर्सें मौजूद थी, लिहाजा वो निकल पाई। ऐसे में जो फायर सेफ्टी है उनके ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। हालांकि जांच का विषय है, जांच अभी जारी है। अभी आग बुझाई जा चुकी है। कूलिंग ऑपरेशन के बाद जो है वो असल स्थिति जो है वो उभर कर सामने आ पाएगी। हालांकि जो हॉस्पिटल के सीईओ हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि जो हॉस्पिटल का प्रीमाइसेस है वो पूरा फायर सेफ्टी में रखा गया है, लेकिन जिस तरह की चीजें हुई, जिस तरह से पूरी गतिविधि हुई, जिस तरह से आग लगी है और पेशेंट इसमें फंस कर जल के मरे हैं 13, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। और इस पूरी खबर पर दादा भोसले पालघर के मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई, क्या कहना चाहेंगे आप? विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल में सवेरे 3-3:15 बजे आग लगने की वजह से 13 लोगों का दुखद निधन हुआ है। मैं इसके बारे में शोक प्रकट करता हूं। इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है क्या सरकारी दवाखाने हो या प्राइवेट हो, उसका पूरा फायर ऑडिट होना चाहिए। महाराष्ट्र से लेकर पूरे हिंदुस्तान में अपने को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जी सर, इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं और खबर यह है कि अस्पताल का जो आईसीयू था वहां पर यह आग लगी और उसमें 13 मरीजों की जान चली गई। तो बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से? नहीं, अभी इसका पूरा जो इंक्वायरी होगा, इसमें जो भी जिम्मेदार पाएगा या सामने आएगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर 18-19 पेशेंट थे, उसमें से सुदैव से 4-5 लोगों की जान बच गई। 13 लोगों का दुखद निधन हुआ है। जी शुक्रिया सर। और इस पूरे हादसे के बाद अस्पताल के सीईओ दिलीप शाह का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। विदिन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके सर, कितना डेथ है इसमें? 13 डेथ हुआ है। 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड जो भी अभी जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस चालू है। और आशीष इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अभी क्या अस्पताल में और मरीज भर्ती हैं या सबको रेस्क्यू कर लिया गया? जी, ये दूसरी मंजिल पर आग लगी हुई थी जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझा लिया है, लेकिन अस्पताल के जो अन्य फ्लोर हैं उनके ऊपर भी मौजूद पेशेंट्स हैं। लिहाजा आग बुझाए जाने के बाद पहले एक तरह से अलग कर दिया गया है कि दूसरी मंजिल जिस पर आग लगी हुई है उससे बाकी वार्ड को पूरी तरह से अलग करके रखा गया हुआ है। ऐसे में उन मरीजों को रेस्क्यू का ऑपरेशन तब किया जाएगा, उनको निकाला पूरी तरह से तब जाएगा जबकि स्थिति कंट्रोल में उनकी पूरी तरह से आ जाएगी। फिलहाल जो है अस्पताल में कई जो मरीज हैं जो सामान्य बीमारियों से भी ग्रसित थे, वो उनके जो अस्पताल में एडमिट हुए मरीज हैं उनको लेकर भी जो परिवार वाले हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद है। कूलिंग ऑपरेशन किए जाने के बाद कहीं न कहीं इन्हें बाहर निकाले जाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि हालात गंभीर हैं क्योंकि पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, मामले की जांच जारी है। साथ ही साथ जो 13 लोग मरे हैं उनके परिवारजनों का क्या कहना है, साफ साथ जो चश्मदीद था वो भी वहां पर मौजूद था, जो कि जिसके परिवार का सदस्य वहां पर एडमिट था। तो आखिरकार उस वक्त वार्ड में कितने लोग मौजूद थे, साथ ही साथ डॉक्टर्स वहां पे मौजूद थे, आग अचानक जब लगी तो आग के बारे में जानकारी कैसे मिली, इन सारी चीजों को लेकर अभी बयान दर्ज किए जा रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया जो है वो जारी है। और हमारे साथ प्रवीण शेट्टी मेयर जुड़ रहे हैं। सर, ये अस्पताल में आग लगी जिसमें 13 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई, आपका रिएक्शन? हमारे फायर ब्रिगेड को सुबह 3:13 पर एक कॉल आया था कि ऐसे ऐसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है विजय वल्लभ में आग लगी है। 5 ही मिनट में हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच गई। 15 मिनट लगे उनको कंट्रोल में लाने के लिए आग, लेकिन इसमें जब भी उधर 17 पेशेंट थे, 5 को शिफ्ट कराया गया था और 12 जनों की मौत हो गई। ऐसी ये मिली।
और अस्पताल में ये दर्दनाक हादसा हुआ। विरार में अस्पताल जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था और आग लगी, जिसमें 13 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार करने की बजाय आज वो कोरोना और ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक के बाद एक कई बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बैठक सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जिसमें वो देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में ऑक्सीजन बनाने वाले कारोबारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कोरोना पर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सभी रैलियों को रद्द कर दी है उन्होंने, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, कोरोना की मौजूदा स्थिति के लिए मैं एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करूंगा। इसकी वजह से मैं पश्चिम बंगाल नहीं जा सकूंगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों की मदद में पुलिस जी जान से जुटी है। पुलिस वालों की मुस्तैदी ने अस्पतालों में सांसों की जंग लड़ रहे हजारों कोरोना मरीजों की जान बचाई और एक बार फिर उसने साबित कर दिया कि संकट की इस घड़ी में वो सबसे बड़ा सहारा है। राजधानी के बत्रा अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई, उसने इस बात को और पुख्ता कर दिया। इस अस्पताल में केवल 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था, जिससे 350 मरीजों की जान खतरे में थी। अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए तो उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद डीसीपी समेत कई बड़े पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और उनकी कड़ी मशक्कत से अस्पताल में कुछ ही घंटे में ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंच गया। ऑक्सीजन टैंकर के वहां पहुंचने के बाद अस्पताल प्रशासन की जान में जान आई। इसी तरह कई दूसरे अस्पतालों में भी पुलिस ने वक्त रहते ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में 4 चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले थे। मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता दक्षिण में उनकी रैलियां होनी थी, जिनकी बंगाल बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बंगाल का चुनावी दौरा रद्द कर दिया। हालांकि पीएम मोदी बंगाल बीजेपी की गुजारिश पर शाम 5 बजे वर्चुअल तरीके से वहां की जनता को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पीपीई किट पहने लुटेरों ने बैंक लूट लिया। वहां पीपीई किट पहने 3 लुटेरों ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक की एक शाखा पर गोलियां चलाते हुए हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में सफेद रंग की पीपीई किट पहने ये लुटेरे बैंक के बाहर मौजूद नजर आए। बताया गया कि हथियारबंद लुटेरों ने अपनी गाड़ी से उतरते ही बैंक के गार्ड पर हमला बोल दिया और उसकी बंदूक छीन ली। इस दौरान वहां गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी। मास्क और पीपीई किट पहने इन लुटेरों ने बैंक से काफी कैश लूट लिया, लेकिन जानकारी मिलने पर आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद ये लुटेरे वहां से भागने लगे। जल्दबाजी में उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी और एक दूसरी गाड़ी को रुकवाकर उसमें बैठने की कोशिश करने लगे। लूट के दौरान उन्होंने गार्ड की बंदूक भी छीन ली और फिर आसानी से फरार हो गए। सफेद वर्दी जो अस्पताल में पहनते हैं, मास्क लगाकर उनने फायर किया। मैंने उनके साथ लड़ाई की है। पुलिस ने इन लुटेरों के आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की भी आशंका जताई है। कोरोना की वजह से देश के बिगड़ते हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11:30 बजे के करीब फिर से सुनवाई होगी। एक दिन पहले कोरोना की गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और 4 मुद्दों पर जवाब मांगा। इनमें ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी दवाओं, टीकाकरण के तरीकों और लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को हो, इस तरह के विषय शामिल थे। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि वो देश में कोरोना टीकाकरण के तौर तरीके और लॉकडाउन घोषित करने की हाईकोर्ट की शक्ति से जुड़े पहलू जैसे मुद्दों पर विचार करेगी। राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक ऐसी चिप तैयार की है जो कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नजर रखेगी। राजस्थान में भी कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में लोग जरूरी नियमों का पालन करें और कोरोना से बचे रहें, इसके लिए जयपुर की एक यूनिवर्सिटी ने खास चिप इजाद की है।
ये चिप मास्क ना लगाने वालों को पकड़ने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को अलर्ट कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इस चिप को कैमरे और दूसरी डिवाइस के साथ जोड़कर दरवाजे में लगाया जा सकता है, जिसके बाद बिना मास्क पहने कोई भी इंसान अंदर नहीं घुस पाएगा, यानी दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाएगा। एक चिप बनाइए जिसके जरिए अगर मास्क नहीं लगा रखा तो डिटेक्ट हो जाएंगे और बिना मास्क आप एंटर नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से इसका डेमो भी दिखाया गया, जिसमें जैसे ही एक छात्र दरवाजे के सामने बिना मास्क लगाए पहुंचा, यहाँ लाल बत्ती जल गई और दरवाजा लॉक हो गया, जिसके बाद लड़के ने मास्क ठीक किया, तब जाकर दरवाजा खुल सका। मास्क लगा रखा है तो ये ग्रीन लाइट चलेगी, आप इसे बाद में गेट में लॉक का कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह लोग जरूरी दूरी के नियम का पालन करें, इसके लिए भी ये चिप काफी मददगार है। छात्रों ने इस चिप के साथ एक सेंसर जोड़कर एक दूसरी डिवाइस तैयार की, जिसे गले में लटकाकर 2 गज की दूरी की निगरानी की जा सकती है। एक ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग चिप तैयार की है जिसके जरिए आप कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई करीब आता है, चिप के साथ जुड़ा अलार्म अपने आप बजने लगता है। इसे तैयार करने वाली टीम ने दावा किया कि वो जल्द ही इस चिप का आकार कम कर इसे आई कार्ड के साथ जोड़ देंगे, ताकि इसका हर कहीं आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। देश भर में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाकी चरणों के लिए रोड शो, पदयात्रा, बाइक, कार और साइकिल रैली निकालने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा चुनावी रैली में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और नियम न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की तरफ से चुनावी रैलियों के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी पर भी नाराजगी जताई है। कुछ रोज पहले ही चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से शाम 7 बजे के बाद रैली या प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा वोटिंग के 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार खत्म कर दिया गया, जबकि ये समय सीमा पहले 48 घंटे की होती थी। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की गहराती समस्या पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने केंद्र को जरूरी निर्देश दिए। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और केंद्र को निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई मिले और दिल्ली जाने वाले ऑक्सीजन के टैंकरों को दूसरे राज्यों में रोका ना जाए। साथ ही टैंकरों को रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि आदेश पर अमल नहीं होने पर कई जिंदगियों को खो देंगे और एक भी जान जाने को अपराध माना जाएगा। इसके अलावा अदालत ने अस्पतालों को भी ऑक्सीजन संभाल कर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। कोरोना के गहराते संकट के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान और गुजरात के पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में नड्डा ने दोनों राज्यों के अपने सांसदों से इस महामारी में लोगों को मदद करने की अपील की। आप विरोधी दल में हैं जैसे राजस्थान में, आप सत्ता दल में हैं जैसे गुजरात में, दोनों ही पक्षों में कम से कम आपके 2 दिन में एक बार कलेक्टर को फोन जाना चाहिए। कैसा चल रहा है, क्या व्यवस्था है, हमें क्या करना है, आप हमसे क्या आशा कर रहे हैं, हमारी ये समस्या का कैसे समाधान हो सकता है। कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी हैं। उनके इस फैसले के कुछ देर बाद ही बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अपनी सभी रैलियों, जनसभाओं और रोड शो को रद्द कर दिया। मतलब ये कि बंगाल में अगले 2 चरणों के लिए ममता बनर्जी अब एक भी रैली नहीं करेंगी। हालांकि वो वर्चुअल तरीके से जनता को संबोधित करेंगी। कोरोना की वजह से रैलियों को रद्द करने की बात उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और चुनाव आयोग के आदेश के बाद मैंने अपनी सभी रैलियों और बैठकों को रद्द कर दिया है। आगे से मैं जनता से वर्चुअल तरीके से संवाद करूंगी। जल्द ही वर्चुअल मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका के ओहायो में अफ्रीकी मूल की एक नाबालिग के पुलिस की गोली से मरने के अगले ही दिन नॉर्थ कैरोलिना राज्य में 42 साल का अफ्रीकी मूल का एक नागरिक पुलिस की गोली का शिकार हो गया। यह हाल तब है जब वहां 2 दिन पहले ही जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के लिए एक पुलिस अफसर को दोषी ठहराया गया।
लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में अफ्रीकी मूल के नागरिकों की पुलिस की गोली से मौत के घाट उतरने की घटनाएं बंद नहीं हो रही। ऐसे में जब एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई तो लोगों का खून खौल उठा। वो अपनी नींद छोड़कर रात में ही सड़कों पर इंसाफ मांगने उतर गए। पुलिस रास्ते में खड़ी दिखी तो कुछ उससे उलझ भी गए। सामने आई एक तस्वीर में एक महिला तो अपने दूध मुहे बच्चे को बग्घी में लेकर प्रदर्शन में पहुंची नजर आई। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी मरने वाले आदमी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर उसकी मौत का विरोध जताते दिखे। बताया गया कि आरोपी पुलिस अधिकारी के पास मरने वाले आदमी के खिलाफ सर्च वारंट था। उसी सिलसिले में वो उसके पास गया था, लेकिन तभी अफ्रीकी मूल का वो अमेरिकी अपनी कार में वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा और इसी गर्मा गर्मी में गोलीबारी हुई और उसकी मौत हो गई। मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत पड़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारें मांग और आपूर्ति के इस गणित को साधने में लगी हुई हैं, तो कालाबाजारी करने वालों ने अपने मुनाफे का गणित लगाना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी करने वालों की बदनीयती के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन कम पड़ गई है। यह है दिल्ली का शांति मुकुंद अस्पताल। यहां ऑक्सीजन खत्म हो गई है। इस वजह से अस्पताल में बोर्ड लगा दिया गया है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है और फ्रेश मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता। इस वक्त हम शांति मुकुंद हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पर आप ये बोर्ड देख सकते हैं, वी रिग्रेट वी आर स्टॉपिंग एडमिशन इन हॉस्पिटल बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई आर नॉट कमिंग। मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से यहाँ पर नए मरीजों की जो भर्ती है वहाँ पर रोक दिया गया है। दिल्ली में किस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, इस बोर्ड को देखकर, इस अस्पताल को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं ड्यूटी करती हूँ सर, स्टाफ हूँ मैं। ये बोर्ड लगा है, ऑक्सीजन नहीं है। हाँ नहीं है। ऑक्सीजन की इस किल्लत को निपटाने के लिए भी खाकी वर्दी वाले ही जान लगा रहे हैं। ये दो तस्वीरें 21 अप्रैल की रात की हैं। दिल्ली पुलिस को मैक्स और बत्रा अस्पताल से फोन आया कि ऑक्सीजन सिर्फ कुछ घंटों की ही बची है। अगर ऑक्सीजन वक्त पर नहीं पहुंची तो दोनों अस्पतालों में भर्ती 700 मरीजों की जान पर बनाएगी। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई। दिल्ली पुलिस के डीसीपी और कई इंस्पेक्टरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद वहां ऑक्सीजन पहुंचाई। दोनों अस्पतालों के लिए एक एक टैंकर ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया और टैंकरों के साथ दिल्ली पुलिस की 2 टीमें अस्पताल पहुंची और आनंद फानंद में ऑक्सीजन सप्लाई बहाल कराई गई। दिल्ली के मैक्स और बत्रा अस्पताल की तरह ही कहानी है इस अस्पताल की। दिल्ली के डाबड़ी इलाके के आकाश अस्पताल में जब अचानक कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई तो दिल्ली पुलिस अस्पताल और मरीजों के लिए देवदूत बनकर पहुंची। द्वारका के डाबड़ी इलाके में है आकाश अस्पताल। इस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची थी, तभी अस्पताल प्रशासन ने डीसीपी संतोष कुमार मीणा से गुहार लगाई और एसएचओ डाबड़ी ने टीम बनाकर अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। डाबड़ी थाने की टीम ने एक ट्रक में भरकर 37 सिलेंडर आकाश अस्पताल पहुंचाए। उन्हें ट्रक से उतरवाकर आईसीयू में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई। आकाश हॉस्पिटल में सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई थी और कुछ ही घंटों की उनके पास ऑक्सीजन बची हुई थी। इसी के चलते हमारी टीम ने जो है आकाश हॉस्पिटल की टीम को वजीरपुर जो प्लांट है ऑक्सीजन प्लांट वहां तक अकम्पनी किया, वहां नहीं मिल पाई। उसके बाद मायापुरी तक गए और 37 गैस सिलेंडर को फिलअप करने में उनको असिस्ट किया। हेल्प मांगी दिल्ली पुलिस से कि क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं हमको ऑक्सीजन दिलवाने में। हमने सोचा नहीं था जिस तरह से हमारी सहायता की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। इन दोनों हमारे अधिकारियों ने आउट ऑफ द वे जाके अपनी टीम में से बंदे हमारी टीम के साथ भेजे और हमको 22 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिलवाए, जिस कारण हम कई सारी जिंदगी और आगे चला पाएंगे, बचा पाएंगे। महामारी के महासंकट में जब देश की सांसें डूब उतर रही हैं, तब खाकी वाले देश की नब्ज चलाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई देने में डटे हैं, दवाएं पहुंचाने में डटे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मुनाफाखोर हैं जिन्होंने सांस सांस का मोल वसूल कर अपनी तिजोरियां भरने की ठानी। लेकिन इन बेईमानों पर खाकी वाले और जनता वाले मददगारों का हौसला भारी है। महामारी की मुसीबत जारी है। कोरोना का खतरा अब उतना ही दूर है जितना आप भीड़ से और लापरवाही से दूर हैं। छोटी सी गलती या कोरोना के नियम तोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है। मरीजों और मौत के आंकड़े अब बेहद चिंताजनक और तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, शमशान घाटों पर लाइन लगी है। लेकिन ये सब देखकर भी कुछ लापरवाह लोग कोरोना के खतरों को मजाक समझ रहे हैं।
लॉकडाउन तोड़कर बेवजह घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए वायरस के खतरे को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो मशाल लेकर रात को भाग कोरोना भाग की गुहार लगाते नजर आए। देखिए कोरोना काल में देश के कई शहरों की हैरान करने वाली तस्वीरें। हाँ, सेल्फी हॉस्पिटल से 135 इंजेक्शन है डोसनायर, जिसमें कंटेंट जिसका रेमडेसिविर है वो चोरी होने की उन्होंने रिपोर्ट की थी। आज ये चेतावनी है, अगर कल से रिपीट होगा आप ही लोग का एफआईआर दर्ज करूंगा सीधा 269 धारा 270 का महामारी फैलाने का, और फिर चलान होगा कोर्ट में। कोरोना काल में अजब तस्वीरें। मेरा नाम राजेश है। देर से लगी होगी, आज के बाद बिना मास्क के घूमूंगा नहीं और रोड पर थूकूंगा। अस्पतालों से इंजेक्शन चोरी, कोरोना भगाने के लिए मशाल दौड़, कर्फ्यू तोड़ा तो सड़क पर कसरत। ऐसा नहीं होना पाते हैं। जिस कोरोना को सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल इमरजेंसी मान रहा है, उसे लेकर लोगों की लापरवाही हैरान करने वाली है। देश के कई शहरों में सड़क से लेकर अस्पतालों तक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कोरोना के खतरे को बढ़ाने का काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की यह तस्वीर आईसीयू में पहुंच चुके हेल्थ सिस्टम का सच बयां कर रही है। उज्जैन में रहने वाले इब्राहिम की 30 साल की पत्नी को दमा का अटैक पड़ा। सांस लेने में परेशानी बढ़ने लगी तो पति ने एम्बुलेंस के लिए कई बार अलग अलग नंबर्स पर कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पत्नी की हालत बिगड़ने लगी तो ठेले पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के लखनऊ में हेल्थ सिस्टम की लाचारी का सबूत देखिए। लखनऊ के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी पीजीआई में कोरोना टेस्ट के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वक्त पर जांच न होने की वजह से लोगों की भीड़ जुट गई। कोरोना टेस्टिंग काउंटर पर लोग अपना फॉर्म जमा करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। कोरोना काल में इस तरह भीड़ जुटना वायरस के विस्फोट के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में कोरोना काल में घर में रहने के बजाय मशाल लेकर दौड़ते लोगों की भीड़ नजर आई। ये हैरान करने वाली तस्वीर आगर जिले के गणेशपुरा गांव की है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि जब भी गांव में कोई मुसीबत आती है तो लोग रात 8 बजे मशाल लेकर अपने घरों से निकलते हैं। फिर गांव की गलियों में उस मुसीबत का नाम लेकर भागने की नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के नजदीक विरार में विजय वल्लभ नाम के एक कोरोना अस्पताल में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में वहां इलाज करवा रहे 13 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 5 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जो थोड़ी ही देर में अस्पताल के कई हिस्सों में फैल गई। इस घटना के बाद वहां इलाज करवा रहे कई मरीजों को आनन फानन में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।
और इस पूरी खबर पर आशीष सिंह विरार से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, अभी की ताजा हालात क्या है वहां की? जी, अभी तकरीबन देखिए यहाँ पर 22 जो पेशेंट है जो अस्पताल में अभी भी फंसे हुए थे, उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि जो डेड बॉडीज़ हैं, जो क्योंकि जिन 13 लोगों की मौत हुई है वो कोविड पॉजिटिव थे, लिहाजा उन 13 लोगों की डेड बॉडीज़ को यहाँ से सीधे अस्पताल से विराटनगर के हिस्से में लेके जाया जाएगा। वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा और दाह संस्कार किए जाने के बाद परिवार को इसकी सूचना दे दी जाएगी। यानी कि हादसे के बाद परिवार वाले अपने जो जिन लोगों को खोया है उन्हें देख तक नहीं पाएंगे। आपको सबसे अहम बात ये कि दिखा दूं कि ये वो हिस्सा है जहां पर जो पुलिस की शुरुआती जांच है उसमें साफ तौर पे पता चला कि इस हिस्से में अचानक ही एसी का ब्लास्ट हुआ था। एसी का ब्लास्ट होने के बाद जो अफरा तफरी मची, जो हालात हुए, केवल कुछ ही स्टाफ मौजूद था उस वक्त जो है सेकेंड फ्लोर पर, वो वहाँ से निकल गया। लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट्स थे वो निकल पाने में असंभव थे, पूरी तरह से असमर्थ थे, लिहाजा वो यहाँ पर फंसे। और इसके बाद जो है इसकी चपेट में आने से 9 महिलाएं और 4 पुरुषों की मौत हुई, जिसमें से 6 सीनियर सिटीजन थे। सबसे अहम बात यह कि पुलिस अभी मामले की जांच करने में जुटी हुई है और जो परिवारजन हैं वो साफ तौर पे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन्हें जानकारी दी जा रही है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि साफ तौर पे जो कोविड पेशेंट्स के परिवार वाले हैं उनसे भी दूरी बनाए रखने के लिए बार बार पुलिस की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि उनसे दूरी रखें और जो है मामले की तफ्तीश अंदर जारी है। जो पेशेंट्स हैं, अब तक 22 जो अन्य पेशेंट्स थे उन्हें शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल आशीष, और अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर ये आग लगी जिसमें 13 मरीजों की जान चली गई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जांच अब जारी है। हमारे सहयोगी आशीष मौके पर मौजूद हैं। आशीष, जो 13 लोग जिन लोगों की जान चली गई उनके परिवार का क्या कहना है? जी, अस्पताल के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है। पीछे देखें तो पीछे कई लोग आपको पीछे के हिस्से में, इन्हें हालांकि बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि इनसे दूर रहें। गाड़ी की तरफ देखें तो गाड़ी की तरफ आपको जो महिलाएं हैं वो जो है वो दुखी स्थिति में दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि ये लोग अपने परिवार वालों को खो चुके हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं अस्पताल में लापरवाही रखी गई, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, नर्सेज मौजूद नहीं थे, प्रॉपर स्टाफ मौजूद नहीं था। आग अगर जो है एसी ब्लास्ट की वजह से लगी है तो ऐसे में एसी ब्लास्ट के बाद जो है उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई व्यवस्था उसी वक्त क्यों नहीं की गई, आग पर कंट्रोल पाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखें, अब कुछ और पेशेंट्स को यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है जो कि उसी मंजिल पर फंसे हुए थे। अभी भी फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का जो हिस्सा है वहाँ पर मरीज फंसे हुए हैं, जिन्हें निकाले जाने का और शिफ्ट किए जाने का काम जारी है। हालांकि परिवारजनों को यहाँ से दूर रखा गया है और साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि परिवारजनों से भी दूरी बनाए रखें, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं। ऐसे में मामला जो है संवेदनशील है, स्थिति बिगड़ने न पाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना होने पाए, तो उनसे भी दूरी रखे जाने के लिए कहा गया हुआ है। और इस वक्त जो एक टीम यहाँ पर पुलिस की तैनात है, उसके अलावा एक टीम इस वक्त अस्पताल के सेकेंड फ्लोर के हिस्से में मौजूद है, जो कि मामले की जांच करने में जुटी हुई है कि आखिरकार आग किन कारणों से लगी, जब आग लगी तो उस दौरान स्टाफ कितना मौजूद था, क्योंकि जो चश्मदीद हैं उनका साफ तौर पर कहना है केवल कुछ नर्सें ही मौजूद थी। उन स्टाफ के लोगों से बयान दर्ज किए जा रहे हैं। स्थिति कैसे गंभीर हुई, पेशेंट्स क्यों नहीं निकल पाए, या निकालने का बंदोबस्त अस्पताल की तरफ से आग लगने के बाद क्यों नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें सवालों के घेरे में है। खुद उद्धव ठाकरे ने, मुख्यमंत्री ने जो है इस पूरे मामले में जो है वो जानकारी पुलिस विभाग से इकट्ठा की है। इसके अलावा विरार महानगर पालिका के अधिकारियों से भी बात की है और साफ तौर पर जाँच के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल आशीष, आप बने रहें और अस्पताल के सीईओ दिलीप शाह का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। विदिन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके सर, कितना डेथ है इसमें? 13 डेथ हुआ है, 94 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड जो भी अभी जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरा हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस चल रही है। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आईसीयू वार्ड में ये आग लगी जिसमें 13 मरीजों की जान चली गई। 13 मरीजों की जान जाना बड़ी लापरवाही। अगर वहां पर
फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते या फिर वहां पर सुरक्षा के इंतजाम होते तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है कि जिस फायर ब्रिगेड का ने आग को बुझाया है वहां तक पहुंचने के लिए सकरी गली से होके पीछे के हिस्से से होके आना पड़ा था। और इसके बाद और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर देखें आग झाड़ियों का हिस्सा है, लिहाजा आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। लिहाजा मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊँगा। यहाँ पर साफ तौर पर देखिए, ये जो दूसरा फ्लोर का हिस्सा है वहाँ पर तोड़कर जो टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है वो लगातार जो एसी का ब्लास्ट हुआ, एसी के ब्लास्ट होने के बाद जो है कहीं ना कहीं स्थितियाँ गंभीर हुई। जो स्टाफ था, रात का वक्त था, रात के 3 बजे का वक्त था, केवल कुछ ही स्टाफ जो है वो यहाँ पर मौजूद था। लिहाजा आग लगने के बाद वो भी यहाँ से भागे। एंड आईसीयू में पड़े हुए जितने भी लोग थे उसमें से 6 सीनियर सिटीजन्स थे, लिहाजा उनका निकल पाना आसान नहीं था। और ऐसे में यही वजह थी कि ये लोग 9 जो हैं वो चपेट में आ गए। हालांकि 6 लोग जो और अन्य आईसीयू में थे उन्हें जो है बचाया जा सका, लेकिन आग पे नियंत्रण पाना आसान नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको लेकर अभी भी सवालिया निशान जो है अस्पताल के ऊपर खड़े हैं कि अस्पताल में क्या पर्याप्त बंदोबस्त किया गया हुआ था, क्या सेफ्टी नॉर्म्स रखे गए थे, क्या जो है फायर ब्रिगेड की इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए या फिर इस तरह के ब्लास्ट होते हैं अगर आईसीयू में तो उससे निपटने के लिए कोई व्यवस्था की गई थी। ये सारी चीज़ों के ऊपर कई सवालिया निशान लगे हुए हैं। लिहाजा यही वजह है कि इस वक्त अस्पताल में पुलिस की टीम मौजूद है, साथ ही साथ अंदर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई जांच की जा रही है। जो स्टाफ अंदर मौजूद था उस वक्त रात को, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि स्थिति साफ तौर पे साफ हो पाए कि आखिरकार हुआ क्या था जिसकी वजह से आईसीयू में पड़े हुए जो पेशेंट्स थे उन्हें अगर ब्लास्ट हुआ, अगर एसी का ब्लास्ट हुआ, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ तो ऐसे में उन्हें निकाला क्यों नहीं जा सका। इन सारी चीज़ों की तफ्तीश जारी है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो 13 लोग अपने ये देखें यहाँ पर जो कुछ मरीज़ के रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर हैं, नाराज़ हैं, लेकिन उनसे दूरी बनाए रखे जाने के बार बार कहा जा रहा है। और साफ तौर पे एक अहम बात कि 13 लोगों की जो मौत हुई है, उन 13 लोगों की मौत होने के बाद अब उन्हें उनके परिवार वालों को भी जो है नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि कोविड पॉजिटिव थे। लिहाजा विराटनगर का इलाका है, विराट से सटा हुआ, वहाँ पर उन्हें ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और परिवार वालों को केवल इसकी सूचना दी जाएगी। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा जो है, जो परिवार के सदस्यों का गुस्सा है, वो अस्पताल के ऊपर टूटा हुआ है। बिल्कुल आशीष, और एक बड़ा हादसा जिसमें 13 मरीजों की जान चली गई। इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। बंगाल में चुनाव प्रचार करने की बजाय आज वो कोरोना और ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक के बाद एक कई बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बैठक सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जिसमें वो देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में ऑक्सीजन बनाने वाले कारोबारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कोरोना पर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सभी रैलियां उन्होंने रद्द कर दी हैं। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की मौजूदा स्थिति के लिए मैं एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करूंगा। इसकी वजह से मैं पश्चिम बंगाल नहीं जा सकूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में 4 चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले थे। मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता दक्षिण में उनकी रैलियां होनी थी, जिनकी बंगाल बीजेपी की तरफ से तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना बंगाल का चुनावी दौरा रद्द कर दिया। हालांकि पीएम मोदी बंगाल बीजेपी की गुजारिश पर शाम 5 बजे वर्चुअल तरीके से वहां की जनता को संबोधित करेंगे।